वो जब खुद उसको करवाना होगा तब करवाऊंगी ना, ऐसे बेवजह थोड़ी चेक करूंगी। यही तो दिया था ना, ऐसा पूरा याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए क्या नहीं है मतलब? मतलब इसे याद करने के लिए क्यों नहीं करना रहेगा? मतलब हर जो चीज पढ़ाई जा रही है वो तो याद तो करनी पड़ेगी ना। मतलब ये कैसा सवाल है? तो मैं ऐसे प्रश्न पूछती हूँ ना कि किसी दिन मैं ही माथा पकड़ लूंगी। अरे क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब ही क्या है उसका? याद ही करना है, और क्या मतलब होता है? तुम किसी दिन मुझे ही पागल मत कर देना, मैं ही भूल जाऊं कि मैं क्या पढ़ाने आई थी। चलिए, बाकी सब ये कहाँ गए? बाहर। ओके चलो, अगले अपना अलग नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है अपन को, वो है आपका मौलिक कर्तव्य। आज अपन इसको मौलिक कर्तव्य को खत्म कर देते हैं, छोटा सा पॉइंट है, फिर इसके बाद अपन मंडे को टेस्ट है और फिर ट्यूसडे से शुरू करेंगे डीपीएसपी। ठीक। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य, सब लोग अलर्ट रहो, होश में रहो। और अब सच में लिटरली अगर आप लोगों ने यही रवैया चालू रखा ना, ये सोतलेपन का, तो मैं भी फिर सोतलेपन से एक तरफ से आऊंगी, निपटाऊंगी और चली जाऊंगी। क्या करूंगी आप खुद सोच के देखो। तो एक्टिव रहो, अलर्ट रहो, होश में रहो। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या? मौलिक अधिकार तो खूब पढ़ लिए। ड्यूटीज अपनी। किसकी ड्यूटीज? किसकी अपनी? मतलब कौन? हम कौन? भारत के नागरिक। तो बेसिकली मौलिक अधिकार किसने किसको दिए हैं? किसके द्वारा प्राप्त है? संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त है। और उनका हनन होता है तो नागरिक चले जाते हैं न्यायालय के पास, कोर्ट के पास, तो वो हो गए न्यायोचित। मौलिक कर्तव्य क्या चीज है? मौलिक कर्तव्य वो ड्यूटीज है, वो कर्तव्य है जिनकी अपेक्षा की जाती है नागरिकों से कि भाई वो भी अपने देश के लिए इन इन ड्यूटीज का पालन करें। अपेक्षा की जाती है, मतलब यहाँ पर कोई मजबूरी जैसा भाग नहीं है। मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब संविधान बना 1950 में, जिसको अपन कहें अगर मूल संविधान, तो मूल संविधानों में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था क्या? नहीं था। जब संविधान बना तो जो मूल संविधान था ओरिजिनली, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये डाले गए थे बाद में। इनको बाद में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यही निकल कर आ जाती है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं कहां पर हैं और कब से हैं। तो पहली चीज, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये डाले गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और उस समय जोड़े गए थे इसमें कितने मौलिक अधिकार? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य जो हैं, फिर इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? इस संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो इनका किया, इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और इसके लिए अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A। क्योंकि ऑलरेडी भाग 3 में मौलिक अधिकार थे, आपके फंडामेंटल राइट्स थे, और जो भाग 4 है उसमें ऑलरेडी आपके जुड़े हुए थे डीपीएसपी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में हमने दे दिए थे नागरिकों के भाई ये अधिकार होंगे, और भाग 4 में हमने कह दिया था कि राज्य के ये कर्तव्य होंगे। फिर बात निकल के आई कि राज्य के कर्तव्यों की तो बात हमने कर ली, नागरिकों के कर्तव्य की तो बात की नहीं। और इसकी रिक्वायरमेंट फील हुई 1975 के समय। 1975 में देश में लगी हुई थी इमरजेंसी, है ना, आपातकाल। और आपातकाल की परिस्थितियां बड़ी ही विचित्र थी, अनोखी थी। अपन देखेंगे अभी क्या पूरा देश एकीकृत व्यवस्था में आ जाता है, बहुत सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं। उस समय ऐसा एहसास हुआ कि यार हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात है, मौलिक कर्तव्यों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कौन अपने देश की प्रॉपर्टी को भी अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी प्रावधान होने चाहिए। तो कुल मिला के उस समय की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार, कांग्रेस सरकार, उनने एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। और इनको काम सौंपा गया कि भाई देखो क्या संभावनाएं हैं भारत में कि मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के कुछ प्रावधान हो सकते हैं क्या। तो ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जी थे, ये ऑलरेडी भारत के पहले रक्षा मंत्री रह चुके थे इसके पहले कार्यकाल में, मतलब इस समय तो नहीं थे ये, इनको ये काम सौंपा गया था। और इन्होंने पाया कि जो आपका यूएसएसआर था, मतलब रूस जो है उसको कहते थे पूर्व सोवियत संघ। आज जिसको हम रूस कहते हैं, इस रूस का अस्तित्व आता है 1991 के बाद से। उसके पहले उसको कहा जाता था पूर्व सोवियत संघ, उसी को इंग्लिश में कह देते थे यूएसएसआर। तो कायदे से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी प्रेरणा कहां से ली गई? रूस से, या उसको कहेंगे अपन पूर्व सोवियत संघ से, क्योंकि उस समय उसका नाम पूर्व सोवियत संघ था।
किसकी सिफारिश पर लागू किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे। कितने लागू किए गए थे? तो 10 लागू किए गए थे। पर यहाँ पे फिर एक प्रश्न ये निकल कर आता है कि आज की डेट में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कुल मौलिक कर्तव्य हैं 11। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, और 2002 में संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन। याद करो, अभी अपन ने मौलिक अधिकारों में भी पढ़ा था इसको। क्या हुआ था उसमें? क्या कहां पढ़ा था मौलिक अधिकारों में इसको? 86वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, उसमें मौलिक अधिकार में जोड़ा गया कि क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होगा? शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। उसी समय पर एक मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी में भी सुधार किया गया, अनुच्छेद 45 में अभी अपन पढ़ेंगे। उसमें कहा गया कि 6 से 14 तक के लिए तो कह दिया मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में कह दिया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। और उसी समय एक आर्टिकल जोड़ दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि सभी पेरेंट्स, पालक अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। पालक, पेरेंट्स दोनों शब्द इसलिए यूज किए गए, पेरेंट्स मतलब माता पिता। और मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं है और उनके यहाँ बच्चे रह रहे हैं, उनके संरक्षण में पल रहे हैं, तो उनका भी मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट में भी संशोधन हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हुआ था, और डीपीएसपी में भी संशोधन हुआ था। ठीक, तो आज की डेट में अगर हम कहें तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अब वो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? राष्ट्र ध्वज का सम्मान, संविधान का सम्मान, ये सारी चीजें। चलो अभी देख लेते हैं, अपन पहले इसको लिख लेते हैं, फिर अपन सारे के सारे स्क्रीन पे ही देख लेंगे। चलिए लिखिए मौलिक कर्तव्य। अब तुम आज पूछ रही हो, कल क्लास आई थी ना, मेरी क्लास के बाद तुम क्लास आ गई थी, तो फिर कल ये ड्यूटी कल बनती थी ना कि कल क्या छूटा है वो पूछने की। अब आज का समय इसमें खराब होगा, बता दो जल्दी से कितना छूटा है। एक दो पेज अंदाजे से छोड़ दो। अब मैं यहाँ खड़ी होकर अगला टॉपिक शुरू करके ये थोड़ी बताऊंगी कि कल के कितने पेज थे। हेडिंग डालिए मौलिक कर्तव्य, लिखिए इसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। कोई प्रावधान नहीं था। 1975 में 1975, हाँ 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ, तब मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ठीक है, अब लिख लीजिए संवैधानिक स्थिति।
संवैधानिक अवस्थिति, स्थिति नहीं अवस्थिति, संवैधानिक अवस्थिति। अवस्थिति मतलब हो जाता है लोकेशन और स्थिति का मतलब होता है स्टेटस, कि भाई क्या स्टेटस है इसका। पर अपन अभी बात किसकी करते हैं, लोकेशन की, तो वहां शब्द सही होगा अवस्थिति। उसमें लिखिए भाग 4A, भाग 4A अनुच्छेद 51 51A। या तो उसको का भी लिख सकते हो, 4 का 51 का। संविधान संशोधन, संवैधानिक अवस्थिति लिख लिया पहला साइड हेडिंग, दूसरा लिखिए संविधान संशोधन। नंबर 1 लिखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दूसरा लिख लीजिए 86वें संविधान संशोधन, हाँ 86, ये लिखा है ना सामने, 86 अभी बात की थी, 86 संविधान संशोधन द्वारा, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा, है ना पूरा 86, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रेरणा लिख लो, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, इसी को रूस कह देते हैं, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। प्रकृति कैसी हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी बस। नेगेटिव कैसे है कर्तव्य, कर्तव्य करना मुझे तो वो नेगेटिव चीज है। अगर तुम्हें घर में रात को तुम पढ़ती हो नीचे के कमरे में, तुम्हारा परिवार सो गया है और तुमसे कहा जाए बेटा पढ़ते टाइम जब सो जाओ तो गेट लगा देना, तो क्या वो नेगेटिव है? अपन यहाँ क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर हमसे कहा जाए कि बेटा पढ़ाई जब क्लास हो जाए तो जाते हुए ट्यूबलाइट वगैरह बंद करते जाना, क्लास बंद करते जाना, क्योंकि अधिकार में तो अपन को एसी मिल गया था, पर जाते जाते कर्तव्य करते हुए थोड़ा बटन वटन बंद कर जाना, वो तो बिना कोई कहे भी करना चाहिए, तो क्या वो नेगेटिव है? इसकी प्रकृति, पहली चीज तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव की बात ही नहीं है। पहली चीज तो ये क्या है, गैर न्यायोचित है, मतलब ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है, तो प्रकृति में लिखिए गैर न्यायोचित। अर्थात न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। किंतु संसद द्वारा विधि बनाकर लागू करने की व्यवस्था की जा सकती है। संसद द्वारा विधि बनाकर लागू करने की व्यवस्था की जा सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? गैर न्यायोचित मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं। न्यायालय द्वारा लागू होने का मतलब होता है कि अगर आपने उल्लंघन किया तो क्या मिलेगा न्यायालय से? दंड। तो वो नहीं करवाया जा सकता। पर मान लीजिए कुछ विशेष प्रावधान है, उनको लागू करवाना है, जैसे कि मान लो आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए तो सरकार बना सकती है ना कोई अधिनियम, कि भाई कोई ऐसा अधिनियम बना दे, जैसे भी हम अपनी पुरातत्व से संबंधित जितनी भी हमारी विरासतें हैं, क्या आप वहां कुछ भी कर सकते हो कि गए बढ़िया ड्रिलिंग कर दी? एक गंदा काम जो बचपन से करते आए हैं लोग, नहीं करना चाहिए, वहां गए पत्थर से खरोच खरोच के नाम लिख दिया, है ना, दुनिया भर की तमाम बातें लिख दी पत्थर से, एकदम पत्थर की लकीर पे नाम अपना अंकित करके चले आए, है ना, वो भी इसके अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्यों में, कि आपको अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं।
अब पूरे मौलिक कर्तव्यों के लिए तो एक साथ लागू करने की व्यवस्था नहीं है, पर एक एक मौलिक कर्तव्य के लिए जहां आवश्यकता पड़े संसद ऐसा कानून बना सकती है कि भाई उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दे, कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए जुर्माना रहेगा या जो भी दंड की व्यवस्थाएं रहेंगी। ठीक, लास्ट लिख लो इसका महत्व, फिर इसके बाद अपन करते हैं वो सारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। हाँ, खत्म मौलिक कर्तव्य। हाँ, उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों का, हाँ वही उद्देश्य है और वही उसका महत्व है। लिख लो, उद्देश्य शब्द लिख लो, वो शब्द ना लिख के उद्देश्य शब्द लिख लो। भाई जो उद्देश्य है वही तो क्या हो जाएगा उसका महत्व, उद्देश्यों की पूर्ति से ही उसका महत्व होता है। तो उद्देश्य लिख लो शब्द, चाहे उसमें महत्व लिख लो शब्द। लिखिए, लोकतांत्रिक संतुलन बनाने के लिए, लोकतांत्रिक संतुलन बनाने के लिए नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ, नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनका अपने कर्तव्यों के प्रति, उनका अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आप लिख लीजिए 11 मौलिक कर्तव्य। अपन अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क है तुम्हारा, तुम लिख के घर से लाओगे। कनेक्ट हुआ कुछ? हाँ, ये हैं आपके 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसको मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, 1 2 3 4 5 करके घर पे इसको छाप लेना। छपवाने के लिए बच्चों जैसे टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी। लिखो नंबर 1, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कह रहा है? ठीक, अनुच्छेद 51 का कहां जोड़ा गया? भाग 4 का पहला मौलिक कर्तव्य है कि क्या करें? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्या? उच्च आदर्श, इनको क्या करें? हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण रखे। चौथा है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है, सुन लो ध्यान से, अधिकार तो बहुत अच्छे से सुने हैं, इनको भी मेरे को छाप लो अपने दिल में कि इनका भी पालन करना है अपन को। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ना। तो जब भी स्त्री सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की हम बात करते हैं, तब तो उसमें इसका उल्लेख भी किया जाता है कि भाई मौलिक कर्तव्यों में भी हमने 5वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया है, जिसमें महिला सम्मान को हमने स्थान दे रखा है। अगला है, हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, इसका क्या करें? महत्व समझे और परिरक्षण करे। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ध्यान से सुन लेना, लिखने आता है और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। सुनाओ मौलिक कर्तव्य, और एज इट इज मौलिक कर्तव्य लिखने भी आ सकते हैं। अगला है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। ठीक, वही जिसके भी अपन सार्वजनिक संपत्ति की बात कर रहे थे, इसके लिए अधिनियम भी बनाए गए हैं। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
ठीक है, इसके बाद क्या गलत? गलत होता तो मौलिक कर्तव्यों में होता क्यों? इसमें तो सही गलत का दिमाग भी नहीं चलना चाहिए, इतनी खुरापाती बुद्धि चल कैसे जाती है? कर्तव्य का मतलब ही है जो सरकार ने डाले हैं, तो सही गलत का सवाल ही नहीं है। क्यों गलत क्यों होगा भाई? सही है। अगला लगाया है, अगला लिखा है, यदि माता पिता या संरक्षक, जिसकी बात मैंने अभी की थी, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए क्या करेंगे? शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। कुल मिला के यदि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स, अगर उनके संरक्षक हैं तो संरक्षण, बुआ चाचा जो भी हैं जिनके घर रह के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि अगर बच्चे की उम्र 6 से 14 के बीच में है तो वो उनको कुल मिला के स्कूल भेजेंगे, जो कि डाला गया था कब? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, उसकी वो धारा वगैरह भी लिखी है, उससे अपन को मतलब नहीं है। और ये पूरे मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये हैं आपके मौलिक कर्तव्य। अब ये जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? इनका इंपॉर्टेंस है इनकी आलोचना में। संविधान मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है वो तो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। ये 11 कर्तव्य हैं और ये 11 महत्व हैं कि भाई हम इसमें संविधान की बात कर रहे हैं, आदर्श की बात कर, मतलब जितनी भी चीजें आप उसको महत्व की भाषा में लिख सकते हो। अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि फिर इनकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो सबसे पहले, अभी 2 मिनट पहले अपन ने प्रकृति लिखी थी, तो पहली आलोचना तो उसी आधार पर की जाती है कि इनकी प्रकृति क्या है? गैर न्यायोचित। तो इनकी सबसे पहले आलोचना तो इसी आधार पर हो जाती है कि ये क्या है? गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका प्रवर्तन न्यायालय के द्वारा नहीं हो सकता, मतलब न्यायालय के द्वारा ये लागू नहीं करवाए जा सकते। अगर मान लो नागरिक इनका उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं है, इस वजह से इनका उल्लंघन होने की संभावना रहती है और होता ही है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि ये सारी की सारे जो कर्तव्य हैं क्या हैं? सिर्फ एक तरह की नैतिक मूल्य हैं, या एक तरह के नैतिक मूल्य भी क्यों कहें उसको, एक तरह के नैतिक उपदेश हैं। और उपदेश का मतलब तो तुम जानते ही हो, एक कान से सुना एक कान से निकाला। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ नैतिक उपदेश है। तीसरी आलोचना इनकी इस आधार पर की जाती है कि इनकी भाषा बड़ी ही कठिन और उलझाऊ है। इनकी मतलब सबकी नहीं, कुछ की, जैसे कि जिसमें मैंने अभी स्टार बनाया था, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जैसे राष्ट्र, मतलब ये इनकी आलोचना की जाती है कि अननेसेसरी बातों को खींचा गया है, भाषा बहुत स्पष्ट और सटीक नहीं है। और बाकी जगह जो मैंने आपके डब्बे बनाए हैं, अगली आलोचना उसी से संबंधित है कि इसमें जो शब्दों को शामिल किया गया है, उन शब्दों की उचित व्याख्या संभव ही नहीं है। एक होता है, एक आलोचना ये कह के हो जाती है कि भाई तुमने व्याख्या नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 17 में लिख दिया था अस्पृश्यता का अंत, और पूरे संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी कि किसको अस्पृश्यता कहेंगे। तो वो तो क्या हो गया भाई, अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं है। पर तुम्हें भी पता है अस्पृश्यता क्या होती है, छुआछूत हमें भी पता है क्या होती है। और यही फिर बाद में केरल हाईकोर्ट ने कहा भी था कि अस्पृश्यता का वही अर्थ है जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं, इसके लिए भले परिभाषा नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, मतलब व्याख्या नहीं की गई थी, परिभाषा। यहाँ पे तो ये है कि व्याख्या ही संभव नहीं है। कैसे? हृदय में संजोए रखे। अब हृदय में संजोए रखने का कुछ प्रावधान हो सकता है क्या, या इसको चेक करने का कोई तरीका हो सकता है क्या कि आपसे कह दिया गया स्वतंत्रता की राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए पालन करें। पालन करना तो फिर भी ठीक है कि भाई राष्ट्रगान चल रहा है, खड़े हो जाओ, उसके तरीके तो है ना। पर तुम्हारे हृदय में संजोए रखने के क्या तरीके हैं? तुम तो कह दोगे हैं हमारे हृदय में मूल्य। ये शब्द सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, इसकी क्या व्याख्या है? ये तो एक तरह का उपदेश हो गया ना कि भैया तुम भाईचारे से रहो। पर एक अगर इसकी कोई सॉलिड व्यवस्था है क्या? जैसे मान लीजिए समान भ्रातृत्व के लिए मौलिक अधिकारों में क्या व्यवस्था की गई, मतलब संविधान की प्रस्तावना में, कि हमने एकल नागरिकता अपनाई है ताकि सब एक ही देश के नागरिक रहें, ताकि सब में एक ही समान भाईचारे की भावना रहे कि भाई तुम चाहे जिस कास्ट से आते हो, जिस वर्ग से आते हो, पर हो तुम भी भारतीय, हम भी भारतीय। एटलीस्ट उस विचार को लागू करने का कोई तरीका तो है ना। यहाँ पे इस विचार को लागू करने का कोई तरीका है क्या? किस आधार पे हम आपसे या मुझसे कोई उम्मीद करेगा कि मैं ये काम कर रही होंगी? ऐसे बाकी शब्द देखो आप, महत्व समझे, परिरक्षण करे। परिरक्षण तो फिर भी समझ में आता है कि चलो उसकी रक्षा करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना। महत्व समझने का क्या लॉजिक हो सकता है? समझ, मतलब किसी ने अपने मन में समझा कि नहीं समझा, कौन जान रहा है। ऐसे ही
प्राणी मात्र के प्रति क्या कहा गया है? दया भाव रखें। कोई सॉलिड ऐसी व्यवस्था की गई है कि नहीं भाई आपको ये कुछ करना पड़ेगा, ये कोई कार्य करने पड़ेंगे, कुछ नहीं है। दया भाव रखने की बात की गई है। भावना का विकास, तो इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें शामिल जो कुछ शब्द हैं, सब नहीं, कुछ शब्द, उनकी व्याख्या ही संभव नहीं है। और व्याख्या संभव ना होने से क्या है, इनको लागू करने के लिए भी तुम कोई व्यवस्था ही नहीं कर सकते। अब दया भाव रखने के लिए कोई लागू करने की व्यवस्था करोगे? मान लो कल को संसद अधिनियम भी ले आए, देश बदल रहा है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, और अपन ने देखा गैर न्यायोचित है, पर संसद कानून बना सकती है। 2 मिनट पहले भी अपन ने देखा था। पर आप सोचो, दया भाव रखने के लिए क्या कानून बनाएगी? शब्द स्पष्ट होगा तो बनाएगी। परिरक्षण करने कानून बन सकता है कि भाई अगर ऐसा कुछ नुकसान करते पाए गए तो तुमसे फाइन ले लिया जाएगा, जुर्माना ले लिया जाएगा। पर महत्व समझने के लिए कोई प्रावधान कर सकते हैं क्या? दया भाव रखने कर सकते हैं क्या? हृदय में संजोने के लिए कर सकते हैं क्या? तो इन आधारों पर की जाती है मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। पर बात ये आती है कि क्या ये आलोचना वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है कि आलोचना के काबिल है, कि इससे मौलिक कर्तव्यों का महत्व कम हो जाता है क्या? मतलब आलोचना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज की आलोचना ऐसी है कि अब उसको बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कमरे में हम कहने लगे आलोचना कि यार यहाँ पे लाइट नहीं आती है, यहाँ पे पानी आता है, अरे एसी खराब है, हवा नहीं है, तो यहाँ आलोचना का क्या मतलब हुआ कि अब इस व्यवस्था को बदल दो, हटा दो, चेंज कर दो। यही मतलब होता है ना कायदे से आलोचना का। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो क्या ये आलोचना ऐसी है कि मौलिक कर्तव्यों को हटा दो, चेंज कर दो? नहीं, ये आलोचनाएं हैं आलोचकों के द्वारा कि देश में कुछ भी परिस्थिति होगी तो हर पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, कुछ आलोचनाएं बनी रहती हैं और कुछ की संभावना हमेशा रहती है। और ये एकदम ऐसे गलत भी नहीं है, पर इससे मौलिक कर्तव्यों का महत्व कहीं तक कम नहीं होता है। ये कहने का अर्थ ये है, अपन को नहीं पता एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, नहीं मालूम, पर सही थॉट अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, मान लो पता चला हमसे पूछा गया आलोचना करने, हम लगे पड़े हैं बुराइयां करने। हमें दिमाग में ये बात को रखना है कि हम आलोचना बिल्कुल लॉजिकल आधार पर करें और बात अपना आंसर पॉजिटिव नोट पर खत्म करें कि भाई इस आलोचना का मतलब ये नहीं है कि मौलिक अधिकारों का महत्व कहीं से कहीं तक भी कम हो जाता है। ठीक, तो ये है आपकी मौलिक कर्तव्यों की कहानी। एक ही दिन की कहानी है, इतने ही आपके उसमें शामिल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें जो अभी एक सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा, मौलिक अधिकार सॉरी मौलिक कर्तव्यों पर टिप्पणी कीजिए। तो क्या टिप्पणी करेंगे? वही जो भी अपन ने लिखी, स्थिति, संवैधानिक स्थिति, प्रकृति, स्वर्ण सिंह समिति की उस पर जोड़े गए, और वो जो सारी बातें अभी अपन ने लिखी हैं। और कितने 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, जैसे 1-2 का नाम लिख दोगे बात खत्म, इतना ही कर सकते हो। पर इस चीज की भी संभावना है यहाँ से दूसरा प्रश्न बनने की कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखिए, सिंपल सीधा बिल्कुल लिखने के लिए। जैसे एक प्रश्न आता है बिल्कुल प्रस्तावना एज इट इज लिखने के लिए, और एक आता है मौलिक कर्तव्य लिखने के लिए। हालांकि आज की डेट में संभावना कम है, क्योंकि पहले पेज का स्पेस डिसाइड नहीं था, अब पेज का स्पेस डिसाइड हो गया है, 11 लाइनें हो गई हैं। तो कायदे से अगर एग्जामिनर के मन में अवेयरनेस रहेगी तो वैसा प्रश्न नहीं डालेगा, बट यू नेवर नो, कभी भी पीएससी में कुछ भी हो जाता है। तो ये आपको पता पूरा होना चाहिए। मुझे भी मालूम है एज इट इज भाषा तो आपको याद मुश्किल है, नहीं रह पाएगी, पर फिर भी कोशिश करना एकदम एज इट इज ना हो तो एटलीस्ट इतनी भी अलग ना लगे कि समझ में आ जाए, पकड़ में ना आए, कम से कम इतनी लिख लेना। एक चीज होती है बिल्कुल पकड़ में आ गया कि यार इसने तो कुछ और ही लिख दिया है, और एक होता है थोड़े बहुत शब्दों का ना तथा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, चलता है, पकड़ में नहीं आया। तो इसको आप अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो याद हो भी जाएगा। इसको मैंने रटा था, आज तो नहीं है यार, पर जब 19 वाले मेंस थे तब मैंने रटा था प्रॉपर, इसको लिख के भी देखा था कईयों बार, क्योंकि उस समय स्पेस तो था नहीं, पूरा पेज आता था और पेज में तो पॉसिबल भी है। और मैंने इसको दोबारा रटा था इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि मेरे में पॉलिटिकल साइंस है तो संभावना थी। तो कुल मिला के ये बताने का सिर्फ इतना सा है कि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है और पूछा जा चुका है प्रीवियसली। ठीक, किसका? अक्षुण रखें, अक्षुण रखना मतलब उसको आगे रखना। किसी भी चीज को आगे रखने की जब बात की जाती है ना, उसको इंग्लिश में शब्द क्या बोलते हैं, टंग पे आ रहा है, देखना वो शब्द क्या है, एक बार उस पर डालो ना गूगल पे। आगे रखने के लिए जब प्रायोरिटी देने की बात की जाती है ना, तो उसको अक्षुण रखना कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आलोचना और लिख ले। बाकी ये जो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अभी जो मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, उसके लिए एक पेज छोड़ दो, तो उसको तो आप ज्यों का त्यों छाप लेना, अपन क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक, पूरा पेज छोड़ दो, 11 पॉइंट भले हैं, वो 11 लाइनों में थोड़ी आएंगे, जगह ज्यादा लगेगी। अगला लिख लीजिए, मौलिक अधिकारों की आलोचना के बिंदु। क्या?
किसी ने नहीं कहा, कहा होता तो मैंने अब तक बता दिया होता। मौलिक अधिकारों की आलोचना। नंबर 1 मौलिक कर्तव्यों के। इतने दिन से अधिकार चल रहा ना, तुमने 20 दिन चलवाया है जो अधिकार, वो टंग से जाएगा थोड़ी जल्दी। पहला, मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। न्यायालय द्वारा लागू कराना संभव ना होने के कारण ये एक प्रकार के नैतिक उपदेश बन जाते हैं। ठीक, उपदेश लागू कराना संभव ना होने के कारण एक प्रकार के नैतिक उपदेश बन जाते हैं। अभी पहले लिख लें पूरा आंसर राइटिंग। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, एक साथ दो नाव पे सवार नहीं है ना। अपन अभी कंटेंट पढ़ रहे हैं, फिर कंटेंट लिख रहे हैं, फिर अपन आंसर राइटिंग पे आएंगे। अब हर जगह अगर अपन ऐसे करेंगे तो हो नहीं पाएगा। अगला लिखो, मौलिक कर्तव्यों का पालन बाध्यकारी नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का पालन बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, कुछ स्थानों पर भाषा जटिल तथा अस्पष्ट है। कुछ स्थानों पर भाषा जटिल तथा अस्पष्ट है। नेक्स्ट, कुछ शब्दों की व्याख्या तकनीकी रूप से संभव नहीं है। जैसे ये लिख लो, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, हृदय में संजोए रखें। जैसे हृदय में संजोए रखें। प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। प्राणियों के प्रति दया भाव रखें आदि। वहीं कुछ शब्द, इसी में नेक्स्ट पॉइंट कर लो चाहे इसी में आगे कर लो, वहीं कुछ शब्द जटिल तथा बहुअर्थी हैं। जटिल तथा बहुअर्थी हैं, मतलब कई अर्थ हो सकते हैं जिनके। जैसे उच्च आदर्श, इन्वर्टेड कॉमा कर करके लिखना क्योंकि शब्द लिख रहे हैं तुम, कॉमा कर करके। जैसे उच्च आदर्श। दूसरा लिख लो सामासिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति है, ये लिखा सामाजिक संस्कृति। अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। कई हो सकते हैं, अपन तो दो चार उदाहरण ले लेते हैं बस। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। नेक्स्ट लिखिए, वहीं कुछ कर्तव्यों में विचारों का दोहराव है। कुछ कर्तव्यों में विचारों का दोहराव है।
जैसे देश की प्रभुता, एकता, अखंडता, की रक्षा करे, तीसरे नंबर पे है जो। और जो चौथे नंबर पर है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की सेवा करे। एक ही बात का रिपीटेशन है ना ये तो जैसे तीसरे नंबर का लिख लो, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, पूरा एज इट इज सेंटेंस मत लिखो, शॉर्ट में लिख लो, रखे। और चौथा कर्तव्य, देश की रक्षा करे और राष्ट्र की सेवा करे, ऐसा शॉर्ट में लिख लो उसको, कट शॉर्ट करके। एक ही बात का रिपीटेशन है, दोहराव है। ठीक, महत्व और लिख लो, कर लो, इसके बिना तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। कर दो भाई, एसी ऑन कर दो। इतनी देर में अंदर जा रहे थे ना मौलिक कर्तव्य, क्यों ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा था मौलिक कर्तव्यों के जाने में? जब से एसी बंद है मौलिक कर्तव्य तो अंदर गए ही नहीं। महत्व और लिख लो, क्योंकि कभी आएगा आलोचना तो सिर्फ आलोचना नहीं आएगा, आलोचना तो मूल्यांकन आएगा, तो हम आलोचना के नेगेटिव पॉइंट बता देंगे और महत्व के सकारात्मक पॉइंट बता देंगे। महत्व लिख लो, महत्व या उपयोगिता करके, एक बार अपन ने उद्देश्य के साथ भी लिखा था, वो भी मतलब वही है। पहला लिख लो मौलिक कर्तव्य भले ही न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, भले ही न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, किंतु आवश्यकता पड़ने पर संसद विधि निर्माण करके, संसद विधि निर्माण करके दंड का प्रावधान कर सकती है। दूसरा, इनके जोड़ने से मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित हुआ है। लिख ले भाई पहले, फिर कर लेना इसी की टिप टिप बंद। वो कोई बात नहीं, पहले लिख लो एक दो सेंट, थोड़ा 2 मिनट बाद सही। कितनी बेचैनी हो रही है, इतनी तो गर्मी भी नहीं है। मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित हुआ है। अगला लिख लीजिए, और स्लो। अरे बाप रे, मैं और मतलब लिखवाते टाइम तो कितना स्लो बोल रही हूँ यार, स्पीड बढ़ाओ। तुम्हारी तो स्पीड बहुत कम है, उसके हिसाब से मैं धीरे थोड़ी बोल पाऊंगी। इतना धीरे बोलूंगी तो जीवन सिलेबस नहीं होगा। मैं बोलने की मान सकती हूँ, मेरी स्पीड ज्यादा है, उसको तो मैं भी कोशिश करती हूँ, पर लिखवाते टाइम तो मैं वैसे ही स्लो बोलती हूँ। और लिखने की स्पीड तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। 1.5 घंटे में पेपर करना है, अच्छा खासा जोर पड़ जाता है यहाँ पे, और वो आदत अभी से डालनी पड़ेगी। अगला लिखिए, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कौन है, कौन था, कौन से सर? इस क्लास में आपकी नहीं है? रसूल सर की है इसमें, उत्तम सर की है ना? क्या बोल रही थी मैं, भूल ही गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या में उपयोगी हैं। बस काफी है, और क्या। अब वो 2 चीजें और लिख लेते हैं जहां से 2 मार्कर बन सकता है। और एक और चीज जो आपको बतानी है, एक तो अभी अपन ने देखी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कभी एग्जाम में 2 मार्कर में आ सकता है, तो थोड़ा स्कोर देख लेते हैं अपन, है ना।
टाइम है ना, 5-10 मिनट बचा है ना, कितना बज रहा है? 4-2, ठीक है ना, सर लेट गए थे ना, कोई 2 मिनट नहीं बचे, सर लेट गए थे, हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना, यहां से इससे संबंधित मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित 2 समितियां हैं। एक है आपकी स्वर्ण सिंह समिति और एक है आपकी वर्मा समिति। और यहाँ मतलब अगर इतना कर लिया तो बस, इसके बाद तो इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं जाने वाला, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी वही तभी आपातकाल के दौरान 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों के लिए, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की थी, और इनकी अनुशंसा पर वो शामिल किए गए थे। पर यहाँ पे जो जानने लायक बात है, छोटी सी ट्विस्टेड बात है, वो ये है कि इनने जितने भी मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी उसमें से कुछ रिजेक्ट कर दिए गए थे और कुछ एक्सेप्ट कर लिए गए थे। तो ये जो 10 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे उसमें से 8 की अनुशंसा किसकी थी? स्वर्ण सिंह समिति की। तो जो मौलिक कर्तव्य पहली बार में शामिल किए गए थे संविधान संशोधन करके, वो 10 थे, और 10 में से जो 8 थे वो इस समिति की अनुशंसा पर थे, पूरे 10 के 10 नहीं थे, कुछ रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो कौन से रिजेक्ट कर दिए गए थे वो जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इन्होंने एक चीज ये कही थी कि अगर मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं होता है तो उसके लिए या तो कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए या तो कोई अर्थदंड होना चाहिए, मतलब जुर्माना कुछ तो होना चाहिए, वरना इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक और चीज इन्होंने कही थी कि जो आपका कर अदा करने का अधिकार है, सॉरी कर अदा करना जो है वो भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल होना चाहिए, टैक्स पे करना। तो फिर उस समय तो विवाद हो जाता, बड़े पॉलिटिकल मुद्दे थे, तो इन 2 चीजों को नहीं डाला गया था, बाकी इनकी 8 को शामिल कर लिया गया था और 2 और शामिल कर लिए गए थे, फिर 11वां तो बाद में शामिल कर ही लिया गया। तो ये हुई क्या, वर्मा समिति, सॉरी स्वर्ण सिंह समिति। अगली समिति आती है आपकी वर्मा समिति। वर्मा समिति बनी थी 1999 में। अब ये काय के लिए बनी थी? हाँ, कारगिल वॉर के टाइम की बात है, बट कारगिल वॉर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन मौलिक कर्तव्य से है। ये इसलिए बनाई गई थी कि बार बार विवाद ये उठता था कि भाई संविधान सॉरी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, फिर इनका औचित्य क्या है? तो फिर बात निकल के आती थी यार संसद के द्वारा कानून तो बनाया जा सकता है, पर ऑलरेडी देश में ऐसे कई सारे कानून प्रचलित हैं जो अलग अलग मामलों में सजा की व्यवस्था करते हैं। जैसे आप राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज संहिता ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने से संबंधित पूरी नियमावली दी गई है। तो वर्मा समिति का गठन किया गया था इसलिए कि देश में ऑलरेडी लागू जो कानून हैं उन कानूनों में से आप ऐसे कानून की पहचान करो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। तो इस समिति ने ऐसे कई सारे कानूनों की पहचान की थी कि भले ही मौलिक कर्तव्य के नाम से कानून नहीं बना है, पर ऑलरेडी देश में प्रचलित ऐसे कानून हैं जो ऑलरेडी इसमें दंड की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि वो कानून कौन कौन से हैं? पहला तो आपका था नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम में भी कई सारी बातें जो कही गई हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौलिक कर्तव्यों से जुड़ जाती हैं। कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, किसको घुसपैठिया माना जाएगा, किसको क्या होगा, वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी। फिर इससे संबंधित एक और वो है आपका राष्ट्रीय ध्वज न्याय संहिता है। राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान नहीं कर सकते, इससे संबंधित एक प्रावधान है पूरा, कितने बजे आपको निकालना पड़ेगा, शाम के 6 बजे के बाद वो नहीं फहरा सकते हो। तो इनडायरेक्टली वो भी तो इसकी व्यवस्था कर रहा है। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बने हुए हैं जिनके आधार पर जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, इनके लिए उसकी व्यवस्था की गई है कि भाई किसको मतलब इसका उल्लंघन करने पे प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी इनके खिलाफ। तो उसमें ऑलरेडी ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोई भी जो जैसे कि आपका जनप्रतिनिधि है वो कभी धर्म के आधार पर वो नहीं दे सकता है, भाषण नहीं कर सकता है, कभी कोई ऐसे सम्मेलन नहीं कर सकता है जिससे लोगों के बीच में एक बैर की भावना बढ़ जाए, वैमनस्य की भावना बढ़ जाए, और उसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऑलरेडी व्यवस्था की गई है। जैसे आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तब एमपीज एमएलए वगैरह ये अपने चुनाव के जोश में आके कुछ भी बोल जाते हैं, देखा ही है अभी आपने। तो उसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऑलरेडी व्यवस्था है और उनके खिलाफ कार्यवाहियां होती रहती हैं। वो बस इतना सा है, इतने बड़े लेवल पे नहीं होती कि हमको पता नहीं चलती है, छोटे लेवल पर होती रहती हैं। तो कुल मिला के वर्मा समिति ने क्या किया था, ऐसे कानूनों की पहचान करने का काम किया था। तो मतलब अब इससे बाहर तो कुछ भी मौलिक कर्तव्य में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इतना जान लिया, मतलब सब जान लिया। तो लिख लो इसको चाहो तो शॉर्ट में, स्वर्ण सिंह समिति गठन, कहानी तो आपने सुन ली है, काम की बातें बस लिख लेते हैं। गठन 1976, अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह,
सिफारिश या अनुशंसा। सरदार स्वर्ण सिंह के उसमें लिखना हो तो चाहे लिख सकते हो, उस समय भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे। सिफारिश, इसमें लिखे इनकी सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। आठ मौलिक कर्तव्यों को स्वीकृत किया गया, लागू मत लिखो उसको, 8 मौलिक कर्तव्यों को स्वीकृत किया गया, वहीं कुछ अस्वीकृत कर दिए गए। वहीं कुछ अस्वीकृत कर दिए गए। ठीक है, अब कौन से अस्वीकृत हुए वो आपने सुन लिया, जानने के लिए काफी है, लिखने की जरूरत नहीं है, टैक्स देना और वो सब चीजें। ठीक है, अगला लिख लो वर्मा समिति। वर्मा समिति गठन 1999, अध्यक्ष जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस JS वर्मा। उद्देश्य ऐसे कानूनों की पहचान करना, ऐसे कानूनों की पहचान करना जो अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं तथा दंड की व्यवस्था करते हैं। से संबंधित हैं तथा दंड की व्यवस्था करते हैं। और जल्दी से इसका उदाहरण और लिख लो ताकि आपका ये टॉपिक खत्म ही हो जाए पूरा। उदाहरण या फिर ऐसा लिख लो कि प्रमुख प्रावधान, प्रमुख अधिनियम जिनकी इनने पहचान की थी, प्रमुख कानून या प्रमुख अधिनियम। नंबर 1 लिख लो, राष्ट्रीय गौरव अपमान, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसमें ऑलरेडी वो सारी चीजें हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज इन सबके सम्मान करने से संबंधित। दूसरा लिख लो, नागरिकता अधिकार अधिनियम 1955। अधिकार अधिनियम 1955। SC/ST एक्ट 1989, वो भी लिख लो। SC/ST एक्ट 1989। और एक और लिख लो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, तो ये हुए आपके सारे मौलिक कर्तव्य। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लिखकर देखिएगा क्या होगा वो। पहला तो सुन लो जल्दी से, 1-2 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे, वर्मा समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको लिखोगे आप 2 मार्कर में सिर्फ। ठीक, 2 मार्कर में स्वर्ण सिंह समिति से क्वेश्चन बनेगा, वर्मा समिति से बनेगा, या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यहां से आपका बन जाएगा क्या, 2 मार्कर। 7 मार्कर में एक सिंपल क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों पर टिप्पणी कीजिए, और उसमें आप यही पूरा फॉर्मेट जो अपन ने लिखा है वो आप लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन, सभी मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, या अधिकार बोल रही हूं बार बार यार, सभी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, है ना, या 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो एक आ जाएगा मौलिक कर्तव्य पर टिप्पणी, एक आ जाएगा वर्णन। यहां से इतना ही सिंपल आएगा और कुछ नहीं। बाकी आलोचनात्मक मूल्यांकन का भी पूछ लिया तो महत्व और आलोचना तो अपन ने लिखा ही हुआ है, उसके लिए भी चाहो तो एक बार लिख के देख लेना, हालांकि बहुत ही वो बचकाना प्रश्न हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो पर। ठीक, अब संडे, कल
आपको पता चल जाएगा, अगर हो सकता है क्लास रहे। अभी मेरी भी मैम से बात नहीं हुई है, अभी मैं बात करके